अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.6 से लेकर 3.10 को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। हम यहाँ पे हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसको कंसेप्ट के साथ जो है वो उसको समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो इस वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल नंबर 3.6 से लेकर 3.10 को जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले 5 न्यूमेरिकल यानी कि 3.1 से लेकर 3.5 के रिलेटेड जो है वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक जो है वो इस वक्त आपके आई टैब बटन के अंदर आ रहा होगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने इसके जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी बड़े ही आसान तरीके के साथ जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला शीट जो है वो भी बताई थी। तो उस फार्मूला शीट को भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है क्योंकि उस शीट के अंदर मैंने इस चैप्टर के अंदर जितने भी फार्मूले यूज होंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो सारे लिखे हुए हैं। तो वो फार्मूले आपने एक दफा देख लेने हैं ताकि आपको जो है वो किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो फार्मूला लगाने के लिए किसी किस्म की जो है वो मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका 3.6 जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं जी। वो कहता है जी कि 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when the masses are moving vertically। ठीक है जी, यानी कि वो कह रहा है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं जिसमें से एक का मास जो है वो हमारे पास 52 kg है और जबकि जो दूसरी बॉडी है उसका वजन यहाँ पे हमारे पास 48 kg है। वो कहता है कि इन दोनों को हमने अटैच कर दिया है टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। इन दोनों को हमने एक रस्सी के साथ जो है वो बांध दिया है, यानी कि उस रस्सी की एक साइड के ऊपर हमारा 52 kg का मास होगा और उसकी दूसरी साइड के ऊपर हमारा 48 kg का मास होगा। डैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जिसको हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली से जो है वो गुजरा हुआ है। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने यहाँ पे उसकी जो टेंशन है वो फाइंड करनी है और दूसरा हमने यहाँ पे उसका जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है। जबकि ये दोनों बॉडी जो है वो हमारे पास वर्टिकली मूव कर रही हैं, यानी कि ये एक बॉडी जो है वो हमारी ऊपर को जा रही होगी तो दूसरी बॉडी जो है वो हमारी नीचे को आ रही होगी। तो अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम जो है वो भी बनाई हुई है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक मैस जो है ये हमारे पास ऊपर को जा रहा है और जबकि अगर हम दूसरे मास की बात करें तो वो हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह का हमारे पास यहाँ पे भी सिनेरियो है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से एक जो है वो 52 kg का है और दूसरा हमारे पास 48 kg का है। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं जी। तो गिवन डेटा में आ जाएगा जी कि मैस ऑफ बॉडी 1, जिसको हम M1 रख लेंगे, जो कि हमारे पास 52 kg है। यानी कि ये जो हमारे पास ए मैस है जो कि इस फिगर के नज़र आ रहा है आपको, ये वाला जो मैस है ये बेसिकली हमारा M1 है जो कि 52 kg का है। और दूसरा हमारे पास आ जाता है जी कि मैस ऑफ बॉडी 2, जो कि हमारे पास 48 kg है, तो उसको हम M2 लिख लेंगे। तो ये वाला जो है वो ये हमारे पास M2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह ये दोनों मैसेज हो जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास 48 kg वाला मैस जो है वो हल्का है और जो 52 kg वाला मैस है वो भारी है, यानी कि वो हैवी है। तो इसलिए जो हैवी होगा वो हमारे पास नीचे को जाएगा और जो हमारे पास हल्का होगा वो हमारे पास ऊपर को आएगा। तो इसलिए जो 48 kg होगा वो हमारे पास ऊपर को जा रहा होगा और जो 52 kg होगा वो हमारा नीचे को आ रहा होगा। तो अब हमने फाइंड क्या करना है कि ये जो रस्सी है, इस रस्सी के अंदर ये जो टेंशन है, एक तो हमने ये निकालनी है यहाँ पे और दूसरा हमने इन दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन जो है वो मालूम करना है कि दोनों बॉडी जो है वो कितने एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे जो हमने फाइंड क्या करना जी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि हमने टेंशन फाइंड करनी है और दूसरा हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन इन द बॉडीज, यानी कि हमने उसमें एक्सेलरेशन ए निकालना है। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इनको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूले यूज़ होंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है जी कि M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 प्लस मल्टीप्लाई बाई जी, और टेंशन निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास आ जाता है जी कि 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई जी। तो ये दो फार्मूले जो हैं जी आपने ज़हन नशीन कर लेने हैं क्योंकि ये दो फार्मूले हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो वर्टिकली मूव कर रहे हो। क्योंकि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व करने के दो तरीक़ेकार होते हैं कि एक हमारे पास वो वाला केस होता है जिसके अंदर दोनों जो है वो वर्टिकली यानी कि ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, जबकि एक हमारे पास दूसरा केस आ जाता है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक मैस हमारा वर्टिकली मूव करेगा जबकि दूसरा मैस हमारा हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो इन दोनों को जो फार्मूले हैं वो अलग अलग हैं, जबकि आपने इन दोनों को जो है वो अलग-अलग याद करना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमने एक्सेलरेशन और टेंशन ही निकालनी होती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है
कि वहाँ पे सिर्फ केस का फ़र्क पड़ता है। यानी कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो गिवन डेटा होगा वो तकरीबन सेम ही होगा। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करेंगे और दूसरे केस के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक वर्टिकली मूव करेगा और दूसरा हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो उसका जो एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने का फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। तो ठीक है जी, ये दो फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसकी हम जो है वो कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आपको पता चलिए कि हमारे पास m1 और m2 भी हमें पता है और g हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं जी, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई g। तो m1 की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि 52 kg है और m2 की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि 48 kg है। तो 52 माइनस 48 ओवर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई g जो कि हमारे पास 10 आ जाता है। तो यहाँ पे आप 52 में से 48 निकालेंगे तो आपके पास 4 बचेगा और 52 में जब 48 ऐड करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा और ये हमारे पास g की वैल्यू जो है 10 हमारे पास वैसी की वैसे आ जाएगी। अगर हम इस 10 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास 40 आ जाता है। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल ये कि 0 इस एक 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 को जब आप 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.4 आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इन दोनों मासेस के अंदर जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास 0.4 होगा। तो अगर हम इसको यूनिट के साथ लिखेंगे तो वो बेसिकली एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हमने इसका आंसर लिखना है हमने उसके साथ उसका यूनिट जो है वो लाजमी लिखना है। तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे इसकी जो टेंशन होगी इन दोनों मासेस की वजह से वो हम निकाल लेते हैं। तो टेंशन निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो इसलिए जो टेंशन का फॉर्मूला होगा वो हमारे पास 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सिंपल हमने m1 की जगह पे 52 लगा देना है और m2 की जगह पे हम 48 लगा देंगे और नीचे हमारे पास m1 52 प्लस m2 हमारे पास 48। तो ये 52 को जब 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारे पास इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी, सिंपल जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो 92 आ जाएगा और 52 को जब 48 के अंदर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 100 आ जाएगा और यहाँ पे g की वैल्यू 10 हमारे पास वैसे की वैसी आ जाएगी। तो अब आपने इस 10 को जो है वो इस 4992 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 49,920 आ जाएगा। उस 49,920 को आपने 100 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा जी 499.2। तो जिसको हम नियरली जो है वो 500 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट की वजह से जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी उसका जो आंसर निकलता है वो हमारे पास 500 न्यूटन निकलता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी के साथ जो है वो इसके दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन था वो भी निकाल लिया है और दूसरा हमने उसकी जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन थी वो भी निकाल लिया, जो कि हमारे पास तकरीबन 500 न्यूटन बनती है। उसके बाद हमारे पास अमेरिकन नंबर 3.7 आ जाता है जी। तो ये हमारे पास आ जाता है जी कि 2 मैसेज 26 kg एंड 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही है। अब फर्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि 26 kg इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, कि उन दोनों मैसेज में से जो हमारे पास 26 किलोग्राम वाला जो मैस है ना वो हमारा हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल टेबल नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 रस्सी थी और उनके साथ हमने मैस को जो है वो अटैच किया होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल भी आ जाएगा और उस हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर हमारा एक मैस पड़ा होगा, जबकि जो 24 न्यूटन मैस है इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है जी, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए, दोनों में से एक हमारे पास हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और दूसरा हमारे पास वर्टिकली मूव कर रहा है। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है जी कि हमने स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो निकालनी है और दूसरा हमने यहाँ पे उसका जो एक्सेलरेशन है वो निकालना है। तो ये दोनों चीज़ों हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी फिगर देख सकते हैं कि हमारे पास जो बी मैस है वो उसने दे रखा है और हमारे पास एक मैस जो है वो हमारे पास M1 है जो कि हमारे पास ए है। अब ए मैस जो है वो हमारे पास नीचे को मूव कर रहा होगा और जो हमारे पास बी मैस है वो हमारे पास इस तरह यानी कि टेबल के ऊपर इस तरह हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा। अब इस रस्सी के अंदर यानी कि ये जो आपको पर्पल कलर की रस्सी नजर आ रही है इसके अंदर जो यहाँ पे टेंशन होगी ये हमने निकालनी है और दूसरा ये बताना है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो कितने एक्सेलरेशन के साथ वहाँ पे हरकत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो मैस ऑफ द बॉडी मूव्स वर्टिकली, कि जो हमारे पास वर्टिकली मैस मूव कर रहा था जो कि M1 है वो हमारे पास कितना है जी, वो हमारे पास 24 kg है और जो मैस ऑफ बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टल वो हमारे पास कितना है जी, वो हमारे पास 26 kg है। यानी कि ये जो
टेबल के ऊपर मास पड़ा हुआ है ये हमारे पास 26 kg है, और ये जो हमारे पास वर्टिकली मूव कर रहा है ये हमारे पास 24 kg है। तो ये दोनों मैसेज हमारे पास हो जाएंगे, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जी होगा, जो कि हमारे पास उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब हमने यहाँ पे निकालना क्या था जी, कि हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग टी निकालनी है, और दूसरा हमने एक्सेलरेशन इन द बॉडीज ए निकालने हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे बारी बारी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दोनों को निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज होंगे, सबसे पहले तो हम वो फार्मूला देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला आ जाएगा m1/m1 + m2 × g, और जो टेंशन निकालने का फार्मूला होगा वो हमारे पास आ जाएगा m1/m1 + m2 × g। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन और टेंशन ही हम निकालेंगे। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा, कि फ़र्क इतना होगा कि इसमें जो है वो एक बॉडी हमारी हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तो दूसरी बारी वर्टिकली मूव करेगी। तो आप देख सकते हैं कि इनकी एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के फार्मूले जो है वो यहाँ पे चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो वो पुराने वाले फार्मूले जो हैं वो आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करने। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। तो एज द वन बॉडी इज मूविंग वर्टिकली एंड द वन इज ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो द एक्सेलरेशन विल बी m1/m1 + m2 × g। तो m1 हमारे पास कितना है जी, 24 kg है। तो m1 24 kg और m2 हमारे पास 26 kg × g, तो g की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 24 हमारा वैसे के वैसे आ गया। 26 में जब हम 24 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 50 बन जाएगा, और ये 10 हमारा वैसे के वैसे आ गया। इस 10 को अगर आप इस 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 240 बन जाता है। तो 240 को आपने 50 के ऊपर जो है वो तकसीम करना है, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 4.8। तो इस तरह अगर आप इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो आपके पास निकल आती है 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने जो दो ऑब्जेक्ट थे जिसमें से एक वर्टिकली मूव कर रहा था और दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, उनका जो है वो अपने कितनी आसानी के साथ जो है वो एक्सेलरेशन निकाल लिया है। अब इसी तरह हम उसका जो है वो टेंशन निकाल लेते हैं। तो टेंशन का फार्मूला हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि वो हमारे पास किसके इक्वल है जी, वो हमारे पास m1/m2 + m2 × g है। तो यहाँ पे भी हम m1 की जगह पे 24 लगा देंगे और m2 की जगह पे उसकी वैल्यू 26 लगा देंगे, और नीचे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। तो 24 को जब आप 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 624, और 24 के अंदर जब आप 26 को ऐड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 50 और मल्टीप्लाई बाय g। तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि इस 10 को आपने इस से 624 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इसको 624 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6240। तो 6240 को फिर आपने 50 के ऊपर तकसीम कर देना है। तो 6240 को 50 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 124.8, जो कि तकरीबन 125 बन रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी जो हमारे पास टेंशन निकलती है वो हमारे पास 125 न्यूटन निकलती है। तो इस तरह जो है वो आपने इन ऑब्जेक्ट्स का जो एक्सेलरेशन और इनकी जो टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर, वो दोनों जो हैं वो 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेनी है, जो कि बड़े आसानी के साथ सिंपल दो फार्मूलों को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.8 आ जाता है जी, कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो ये इस चैप्टर का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, तो इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो समझ लेना है, क्योंकि ये वाला न्यूमेरिकल अक्सर आपके पेपर के अंदर आता रहता है। तो यहाँ पे वो कहता है जी कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, यानी कि टाइम हमने बताना है कि हमें कितना टाइम चाहिए होगा टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कि अगर हमारे पास जो मोमेंटम है वो हमारे पास 22 न्यूटन सेकंड हो, तो उसको चेंज करने के लिए अगर मैं 20 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ तो उसको चेंज करने के लिए मुझे कितना टाइम दरकार होगा, यानी कि कितना टाइम मुझे लगेगा उस बॉडी के मोमेंटम को चेंज करने के लिए, जबकि मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो हमारे पास 20 न्यूटन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमारे पास कितना दे दिया गया है जी, वो हमारे पास 22 न्यूटन सेकंड दिया गया है। यानी कि हमने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है, उस 20 न्यूटन की फोर्स लगाने की वजह से जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो हमारे पास 22 न्यूटन सेकंड हुआ है। तो 22 न्यूटन सेकंड का जो मोमेंटम चेंज हुआ है उसको चेंज करने के लिए हमें कितना टाइम लगा है, तो वो टाइम जो लगा था वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़, यहाँ पे उसने हमें फोर्स दे रखी है, तो फोर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन आ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो उसने हमें गिवन दे रखी हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, रिक्वायर्ड टाइम, कि इसको इतना मोमेंटम चेंज करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टी जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये निकालने के लिए जो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे वो बड़ा ही मशहूर फार्मूला है, जो कि F = डेल्टा P/T के इक्वल होता है। यानी कि जो फोर्स अप्लाई होती है वो हमारे पास इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने जो है वो यहाँ पे इसका जो रिक्वायर्ड टाइम है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसके अब कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो बड़ी आसान इसकी कैलकुलेशन है जी, सिंपल आपने F = डेल्टा P/T वाला जो फार्मूला है
वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो डेल्टा पी हमने यहाँ पे हमें गिवन है और हमने टी निकालना है। तो टी जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम साइड पे ले जाते होते हैं। तो टी को आपने एफ की जगह पे लिख देना है और एफ को आपने टी की जगह पे लिख देना है। तो टी हमारा बाहर चले जाएगा और एफ जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास 22 न्यूटन है तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे और फोर्स की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन है तो वो यहाँ पे लगा देंगे। तो 22 डिवाइडेड बाय 20 न्यूटन आ जाएगा। तो 22 को जब आप 20 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो चेंज इन मोमेंटम था वो पैदा करने के लिए हमें जो टाइम लगेगा वो बेसिकली 1.1 सेकंड लगेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितने इजीली जो है वो हम 2-3 स्टेप्स के अंदर इस न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला न्यूमेरिकल अक्सर जो है वो आपके पेपर के अंदर आया हुआ है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से जो है वो कर लेना है क्योंकि ये दोबारा भी पेपर के अंदर रिपीट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.9 आ जाता है जी कि हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। वो कहता है कि एक हमारे पास लकड़ी का डब्बा है जिसको हमने एक फर्श के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि फर्श के ऊपर अब हमारे पास मार्बल लगा हुआ है, यानी कि पत्थर लगा हुआ है। वो कहता है कि अगर उस वुडन ब्लॉक को, उस लकड़ी के डब्बे को मैं उस पत्थर वाले फर्श के ऊपर उसको चलाता हूँ, उसको हरकत देता हूँ, तो उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उस ब्लॉक की वो कितनी होगी। यानी कि जो लकड़ी के डब्बे के अंदर और जो हमारे पास मार्बल है उसके दरमियान में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो कितनी होगी, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। जबकि उसने कह दिया है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6 के हमारे पास जो लकड़ी और जो पत्थर होता है उसके दरमियान में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमारे पास कितना होता है जी, वो 0.6 होता है। तो हमने यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो मैस ऑफ द वुडन ब्लॉक जो है वो हमारे पास कितना है जी, वो हमारे पास 5 kg है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि म्यू एस होता है वो हमारे पास कितना है जी, वो 0.6 है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो उसने हमें दे रखी हैं और इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने जो है वो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो निकालनी है। तो यहाँ पे टू फाइंड क्या करना जी, हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करनी है जिसको हम एफ एस लिखेंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपने याद करना है कि जो कि बेसिकली एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये तमाम फार्मूले जो है ये मैंने पहली वीडियो के अंदर जो है वो समझाए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको जो है वो एक फार्मूला शीट जो है वो कंप्लीट समझाई है, जिसके अंदर मैंने इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो जो फार्मूले भी यूज़ हो रहे हैं वो सारे मैंने एक फाइल के अंदर लिखे हुए हैं। तो उस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आपने जो है वो फार्मूलों को एक दफ़ा याद कर लेना है। तो जब वो आप फार्मूले याद कर लेंगे तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसकी अब कैलकुलेशन को देख लेते हैं जो कि इसको हम किस तरह जो है वो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसका जो वेट है उसकी मदद से हम यहाँ पे इसका वेट निकाल लेते हैं। तो W का फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, mg। अब वुडन ब्लॉक का मैस जो है वो हमारे पास 5 है और g की वैल्यू हमें पता है कि वो 10 होती है। तो 5 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वुडन ब्लॉक का जो वेट है वो हमारे पास 50 न्यूटन आ जाता है। अब हमने वेट क्यों निकाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फार्मूले के अंदर यहाँ पे वेट जो है वो हमें चाहिए था, क्योंकि म्यू एस तो उसने हमें खुद दे रखा था जो कि 0.6 है, लेकिन हमें उसने मैस दिया था। उस मैस की मदद से हमने उस वुडन ब्लॉक का सबसे पहले वेट निकालना है। तो वेट निकालने का फार्मूला mg वाला लगाएंगे और mg की मदद से हम उसका वेट निकालेंगे जो कि हमारे पास 50 न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला फार्मूला लगाते हैं। तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू डब्ल्यू आ जाएगा। तो म्यू एस की वैल्यू हमारे पास 0.6 है और डब्ल्यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है जो कि 50 है। तो 50 को अगर आप 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 30 निकल आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो हमारे पास 30 न्यूटन निकल आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वुडन ब्लॉक और उस मार्बल फ्लोर के दरमियान में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास 30 न्यूटन की होगी, जो कि बड़े ही आसानी के साथ आप देख सकते हैं एक सिंपल फार्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.10 आ जाता है जी कि हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड, कि हमें कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg के हमारे पास अगर 0.5 kg यानी कि आधा किलो का अगर कोई वजन हो टू मूव इन अ सर्कल, कि हम उसको मूव करवाना चाहते हैं इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, उस सर्कल के अंदर जिसका रेडियस जो है वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर है विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। तो वहाँ पर वो कहता है कि अगर हमारे पास एक 0.5 kg का मैस हो, उसको जो है वो मैं एक सर्कल के अंदर घुमाना चाहता हूँ, यानी कि अगर हमारे पास लेट से कि ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास उसका सेंटर है, तो उस सेंटर से लेकर उस सर्कल के एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमें पता है कि वो उसका रेडियस होता है। तो यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू है वो उसने हमें दे रखी है जो कि बेसिकली 50 सेंटीमीटर है। अब वो कहता है कि वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है
वो हमारे पास जो मूव कर रहा है वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, वो हमारे पास उसने बता रखी है जी। वो हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, जबकि उसका जो वजन है वो हमारे पास 0.5 kg है। तो आपने ये बताना है कि उसको इस सर्कल के अंदर मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो हमारे पास कितनी होगी, यानी कि हमने बेसिकली यहाँ पे इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पे निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो है इसका जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मास ऑफ द बॉडी आ जाएगा जो कि 0.5 kg आ जाएगा। उसके बाद रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि हमारे पास 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, और हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या स्पीड ऑफ द बॉडी है वो हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करना चाहिए कि हमने यहाँ पे सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम FC के साथ जो है वो ज़ार करते हैं। तो अब देखते हैं जी कि इसको निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा वो कौन सा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का जो फार्मूला है वो बड़ा ही आसान है, जो कि FC इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें मास चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए और हमें रेडियस चाहिए। अगर हमें ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं तो इन 3 चीज़ों की मदद से हम वहाँ पे उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बड़े ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेडियस दिया गया था वो हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर दिया गया था, जबकि अगर आप देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो हमारे पास मीटर होता है। तो सबसे पहले आपने 50 सेंटीमीटर को 100 के ऊपर डिवाइड करना है ताकि ये हमारे पास मीटर के अंदर चेंज हो जाए। तो यानी कि जो हमारे पास रेडियस होगा वो हमारे पास 0.5 मीटर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमने वहाँ पे जो यूनिट यूज़ करना होता है वो उसका SI यूनिट यूज़ करना होता है। तो अब हमारे पास रेडियस को हमने सेंटीमीटर से मीटर में तब्दील कर लेना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अप्लाई करना है। अक्सर लड़के क्या करते हैं तो वो यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो रेडियस की वैल्यू को सेंटीमीटर के अंदर ही यूज़ कर लेते हैं, जबकि अगर हम 50 सेंटीमीटर को फार्मूले के अंदर लिखेंगे तो वो हमारे पास आंसर जो है वो गलत निकलता है, जो कि अक्सर लड़के गलत करते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी आपने कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो आपने सबसे पहले उसके जो यूनिट होते हैं उसको चेंज करना होता है, उसको उसके SI यूनिट में बदलना होता है। तो ठीक है जी, तो FC हमारे पास mv स्क्वायर ओवर r आ जाएगा। तो यहाँ पे मास की वैल्यू आपको पता है कि 0.5 दे दी गई है, और वेलोसिटी की वैल्यू भी हमें पता थी जो कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। तो रेडियस की वैल्यू अब यहाँ पे आ जाएगी 0.5। ठीक है जी, जो कि हमारे पास गिवन है, जो कि अभी हमने यहाँ पे निकाली है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो बेसिकली हमारे पास 9 आ जाएगा, और ये हमारे पास 0. वैसे का वैसे आ जाएगा। तो आपने देख सकते हैं ये सिंपल आपने 9 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5, और फिर आपने 4.5 को जो है वो 0.5 के ऊपर डिवाइड करना है। तो इस तरह जो आपका आंसर होगा वो हमारे पास 9 निकल आएगा। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो आपको पता है कि फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास 9 न्यूटन निकल आती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने सिंपल उसका जो फार्मूला है वो यूज़ किया है, और उस फार्मूले को यूज़ करके हमने बड़ी आसानी के साथ जो है वो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि 9 न्यूटन निकलती है वो कैलकुलेट कर ली है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसके चैप्टर के जो 10 न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, और अगर इंशाल्लाह अगर आप पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वाले लिंक जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आप उन लिंक्स को फॉलो करेंगे तो आपको जो है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के रिलेटेड जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगी। तो उनको भी आपने लाजमी देख लेना है ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी आपको मुकम्मल समझ आ सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको जो चैप्टर नंबर 4 है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करवाएंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहीं पे भी आपको किसी किस्म की भी कोई मुश्किल पेश आती है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।